Hello children, welcome back to my second lecture on class 11 chapter 13 photosynthesis in higher plants. कल हमने एक बैकग्राउंड देखा था फोटोसिंथेसिस पर, आज हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। मुझे लगता है आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली दो स्टेप में होता है, द लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन। हम लोग आज लाइट रिएक्शन को कंप्लीटली कवर करेंगे इस लेक्चर में, लेकिन उससे पहले बिफोर आई टीच यू द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैं एक बार फोटोसिंथेसिस के बैलेंस्ड इक्वेशन को आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए, एक सिंपल सी बात है स्टेप समझने के पहले कि कैसे हम ग्लूकोज बनाएं। एक सिंपल सी बात समझना जरूरी है कि ग्लूकोज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ग्लूकोज बेसिकली बना हुआ है कार्बन, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में देयर आर 6 कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन की जरूरत है, एंड ऑक्सीजन ये आपके 6 ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक, यानी कि अगर आपको ग्लूकोज बनाना है, सिंपल सी बात है, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन ले आओ, इनको कंबाइन कर दो, आपका ग्लूकोज बन जाएगा। तो अब सवाल उठता है, ये 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन हम लाते कहां से? सो जस्ट लुक एट दिस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द मेन 2 इंग्रेडिएंट्स। ये दोनों मेन इंग्रेडिएंट है ग्लूकोज बनाने के लिए, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के पास 6 कार्बन है एंड 12 ऑक्सीजन है। वाटर ये बना हुआ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 12 2 24 हाइड्रोजन एंड 12 ऑक्सीजन का बना हुआ है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट में बनता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 12 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, 6 2 12, एंड वाटर जो बना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, जिसमें हाइड्रोजन 6 2 12 एंड ऑक्सीजन आपका 6 पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों तो बाई प्रोडक्ट है। हमारा मेन प्रोडक्ट है ग्लूकोज, जो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। तो ग्लूकोज बनने के लिए हमें पहला जो एलिमेंट चाहिए वो है कार्बन, और कार्बन हम किससे लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से लेते हैं। एज गुड एज इट, कार्बन डाइऑक्साइड में 6 कार्बन है एंड ग्लूकोज में भी 6 कार्बन चाहिए। सो दिस 6 कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू मेक द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब अगला क्या चाहिए? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हम आपके साथ बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आ जाते हैं ऑक्सीजन में। मैं अक्सर जब बच्चों से पूछती हूँ कि ग्लूकोज बनाने के लिए ऑक्सीजन हम किससे लेते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी ऑक्सीजन है, वाटर के पास भी ऑक्सीजन है, तो वाटर का ऑक्सीजन ग्लूकोज बनाता है या कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन ग्लूकोज बनाता है? क्योंकि दोनों के पास देखिए 12 ऑक्सीजन है, तो कौन सा जाता है? इन माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन कि मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि मैम ये ऑक्सीजन जो ग्लूकोज बनाने में यूज होता है वो हम वाटर से यूज करते हैं, एंड दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई? मैं आपको बता दूं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन जाता है टू फॉर्म दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो यू कैन सी दिस, द ऑक्सीजन ऑफ ग्लूकोज कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए? 6, इसके पास कितना है? 12, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पर आपका बच जाता है। अब लास्ट बच गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो ऑब्वियस है हम वाटर से ही लेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में तो हाइड्रोजन है नहीं। अब हाइड्रोजन, वाटर के पास कितना हाइड्रोजन है? 24, हमें चाहिए कितना? 12। सो दिस 24 में से 12 यहाँ खर्च हो जाता है, सच दैट आपका 12 हाइड्रोजन आपका बाद में छूट जाता है, ये आपका बच जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका ग्लूकोज बन गया। अब आ जाते हैं एक बाई प्रोडक्ट में बनता है ऑक्सीजन। ये पूरा का पूरा फ्री ऑक्सीजन वाटर से आता है। आप देख सकते हैं वाटर में ऑक्सीजन कितना है? 12, एंड यहां पर फ्री ऑक्सीजन 6 2 कितना है? 12। सो द एंटायर ऑक्सीजन जो आपका फ्री ऑक्सीजन लिबरेट होता है, पूरा का पूरा ऑक्सीजन किससे आता है? वाटर से आता है। इस तरह से आपका वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट बन गया ऑक्सीजन। अब क्या बचा? अब आपका इसका हाइड्रोजन बच गया 12, इसका ऑक्सीजन बच गया 6। इसके 6 ऑक्सीजन एंड 12 हाइड्रोजन को मिलाकर आप यहां देख सकते हैं 6 ऑक्सीजन एंड 12, इसको दोनों को मिलाकर हम यहां पर वाटर मॉलिक्यूल को रीजेनरेट करते हैं। तो इस तरह से दिस कम्स आउट टू बी द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां पर ग्लूकोज में आप नोट करेंगे द कार्बन कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, द ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर केवल क्या देता है? आपका हाइड्रोजन देता है। सिंस अगर इस इक्वेशन को मैं फिर से लिखूं तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बनाने के लिए मुझे कार्बन ऑक्सीजन चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड से मिला। वाटर मॉलिक्यूल मुझे केवल क्या देता है? हाइड्रोजन, जिससे मेरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता है। दैट मीन्स एक तरह से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स ग्लूकोज। तो आपको याद होगा आपके क्लास 10 के एनसीईआरटी में फोटोसिंथेसिस पे लिखा था कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज इज मेड बाय रिडक्शन ऑफ CO2, क्योंकि आपको पता है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है
जब किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन. सो CO2 बेसिकली रिड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन डोनर कौन है? वाटर, टू फॉर्म ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है इसकी मुझे जरूरत नहीं है. ये ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन के फॉर्म में बाई प्रोडक्ट में निकल जाता है और इन दोनों का जो बचा कुचा सामान है इससे हम वाटर को रीजनरेट करते हैं. ये इक्वेशन बताने के बाद हम आपको एक और चीज बताना चाहते हैं. मैं बताऊं, एक बार ये मेरे एक्सपीरियंस की मैं बात बताती हूँ. व्हेन आई स्टार्टेड एज अ टीचर, मैंने एक आध महीने एक आध साल क्लास 10 भी पढ़ाया था. क्लास 10 में एक आपका केमिकल इक्वेशन का चैप्टर है जिसमें आप बैलेंसिंग करते हैं. अच्छा, बैलेंसिंग में फोटोसिंथेसिस का भी इक्वेशन दिया हुआ था. उसमें क्या दिया हुआ था? अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो इसको ऐसे दिया गया था कि यहाँ जो 6 वाटर है इसको आप यहाँ 12 वाटर के साथ बैलेंस कर सकते हैं. 6 यहाँ कट जाएगा, सच दैट ये जो इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का वो ऐसा बनेगा. दैट मीन्स 6 CO2 एज इट इज हमने यूज किया, वाटर 6 और 6 कट गया तो यहाँ 6 बचा, 6 H2O, एंड दिस विल फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन क्योंकि 6 वाटर मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर काट दिया. अच्छा, हुआ क्या कि बच्चे का टेस्ट था फोटोसिंथेसिस पर और मैंने क्वेश्चन सेट किया, गिव द बैलेंस इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. बच्चे ने ये इक्वेशन लिखा. ऑब्वियसली आई गेव अ 0 मार्क्स क्योंकि यहाँ पर 12 H2O होना चाहिए था और 6 H2O यहाँ होना चाहिए था. बच्चा मेरे पास आया, एनसीईआरटी खोला और बोला मैम देखिए एनसीईआरटी में केमिस्ट्री के चैप्टर में यहाँ 6 और यहाँ 6O2 ऐसा लिखा हुआ है, तो आपने मेरे मार्क्स क्यों काटे? मुझे मार्क्स मिलना चाहिए. मैंने बच्चे को मार्क्स तो नहीं दिया, बट मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि ये आपका केमिस्ट्री में जो इक्वेशन है, हो सकता है केमिस्ट्री में दिस स्टैंड्स ट्रू, केमिस्ट्री में ये सही स्टैंड करे, बट बायोलॉजी में ये स्टैंड नहीं करता ट्रू. और इसका कारण मैंने उसको बताया. कारण ये है कि अगर केमिस्ट्री में तो आपको बैलेंसिंग सिखा रहे, लेकिन बायोलॉजी में अगर आप देखोगे कि अगर आप ये 6 वाटर मॉलिक्यूल को इस 12 के साथ काट कर ये इक्वेशन रेडी करते हो तो यहाँ गौर से देखना, यहाँ टोटल ऑक्सीजन कितना है? 6. अगर हम 12 H2O की जगह 6 H2O कर दें तो यहाँ ऑक्सीजन 12 की जगह कितना हो जाएगा? 6. जबकि जो फ्री ऑक्सीजन हम रिलीज कर रहे हैं, हमने आपको बताया ना पूरा का पूरा ऑक्सीजन किससे आता है? वाटर से आता है. हाइड्रोजन हम कार्बन डाइऑक्साइड को दे देते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए. ये ऑक्सीजन पूरा फ्री ऑक्सीजन पूरा का पूरा यहां से लिबरेट होता है. तो यहां अगर 6 ऑक्सीजन है तो ये 12 ऑक्सीजन कैसे लिबरेट करेगा? मैंने कहा नहीं, ये गलत है, यू कैन नॉट डू इट. आप यहाँ वाटर मॉलिक्यूल को नहीं काट सकते, और नहीं काट सकते ये मैंने एक एग्जाम्पल से उनको समझाया. एग्जाम्पल ये था मेरा कि पहले एग्जाम्पल समझ लो, देन वील कम बैक टू द इक्वेशन. एग्जाम्पल मेरा ये था कि सपोज मेरा बर्थडे है, मैंने 5 फ्रेंड्स को बुलाया और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं 5 फ्रेंड को जाते वक्त रिटर्न गिफ्ट में 2-2 पेंसिल दूंगी. वेरी गुड, मेरा बर्थडे हुआ, हमने बहुत ग्रैंड वे में सेलिब्रेट किया. जब मेरे फ्रेंड जाने लगे तो मैंने सबको 2-2 पेंसिल दी, यानी कि मेरे 10 पेंसिल खर्च हो गए. मैं मार्केट गई उनको खरीदने के लिए एंड हमने फिर उसको बच्चों अपने फ्रेंड्स को बांटा और मेरे पूरे के पूरे 10 पेंसिल खर्च हो गए. बच्चों, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट दिया. मैं जब उस गिफ्ट को खोल के देख रही थी तो मैंने देखा मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट के रूप में वही 2 पेंसिल दी, यानी कि मैंने 10 पेंसिल बांटी और 2 पेंसिल मेरी रिकवर हुई, मुझे गिफ्ट में मिला. तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि मैंने केवल 8 पेंसिल खरीदी? क्योंकि मैंने 10 दिया, 2 मिला तो मैंने 8 खरीदी. कैन आई से दैट कि मैंने केवल 8 खरीदा है? नहीं, मैंने खरीदा तो 10 था, मेरे तो पूरे 10 के 10 खर्च हो गए. मुझे रिटर्न गिफ्ट में 2 रिकवर हुआ, बट आई कैन नॉट से कि आई पेड फॉर ओनली 8 पेंसिल्स. आई पेड फॉर 10, आई गॉट 2 in return, so that's a different thing. मेरे तो पूरे 10 पेंसिल के पैसे खर्च हुए. सिमिलरली इस इक्वेशन को देखो, हम यहाँ पर पूरे 12 मॉलिक्यूल वाटर के खर्च करते हैं क्योंकि ये 12 मॉलिक्यूल वाटर से हमारा ऑक्सीजन कितना बनता है? 12. ठीक, तब जाकर ये ऑक्सीजन आपका पूरा लिबरेट होता है. मेरा तो टोटल 12 मॉलिक्यूल वाटर का खर्च होता है. केवल इसमें जो हाइड्रोजन बच जाता है वो इसके ऑक्सीजन की मदद से वाटर को रिकवर करता है. अगर यही वाटर 6 बच जाता, पूरा का पूरा 6 बच जाता, राइट, मतलब एक्सेस, यानी कि पूरा वाटर अगर हमें ये वाटर मॉलिक्यूल से रीजनरेट होता
तब हम इस इक्वेशन को काट सकते थे, राइट। लेकिन नहीं, यहां ये वाटर खर्च होता है एक दूसरे सोर्स से, यानी कि इसके हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन को मिलाकर वो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हम रिकवर करते हैं। दैट मींस आई कैन नॉट कैंसिल दिस ऑन ईदर साइड, और हम ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं बना सकते। हमारा एक्चुअली करेक्ट इक्वेशन यही माना जाएगा, राइट। सो आई होप आपको ये सबसे पहले ये समझ में आ गया। एक बैलेंस इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस से हम आपको केवल ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि याद रखना, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं जिसके लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जरूरत है। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर केवल हाइड्रोजन देता है, तो उसका जो ऑक्सीजन है वो फ्री ऑक्सीजन के रूप में निकल जाता है, और इन दोनों के कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से हम रिकवर करके 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना लेते हैं। ये रिकवरी प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट है, बट हमारा मेन प्रोडक्ट है ग्लूकोज, एंड ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। एक बार आपको इक्वेशन समझ में आ गया, राइट। अब हम आपको इस प्रोसेस को समझाएंगे, बट हम इस प्रोसेस को समझाएंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। क्योंकि ये एग्जाम्पल समझेंगे तो प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको बताती हूं अबाउट माई वन पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब मैंने एज अ टीचर अपना जॉब स्टार्ट किया था, तो मेरी जब इंटरव्यू हुई थी, तो इंटरव्यू बोर्ड ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, राइट। और मैंने उनको एक जवाब दिया था, फोटोसिंथेसिस इज नथिंग बट द कुकरी शो ऑफ द प्लांट्स। यानी कि प्लांट जिस तरह से हम अपने घर पे खाना बनाते हैं, जैसे मुझे आलू गोभी की सब्जी बनानी है, हम जिस तरह से अपने घर पे खाना बनाते हैं वैसे ही प्लांट्स भी खाना बनाते हैं। और जैसे मेरे सब्जी का नाम है आलू गोभी का सब्जी, वैसे ही प्लांट के खाना का नाम क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट। तो मैंने कहा फोटोसिंथेसिस इज नथिंग बट द कुकरी शो ऑफ द प्लांट्स। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हुए लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, और उन्होंने मुझे पूछा, यस आई कुड नॉट गेट यू, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कुकरी शो ऑफ द प्लांट्स। तो मैं आपको बताऊं, उस वक्त एक काफी फेमस शो चलता था आपका संजीव कपूर का कुकिंग का शो। आप जानते हैं बहुत फेमस शेफ है संजीव कपूर, उनके काफी रेस्टोरेंट्स भी चलते हैं। तो उनका एक काफी अच्छा शो चलता था, खाना खजाना। तो मैंने उनको उसी के रेफरेंस में कहा कि आपने कभी संजीव कपूर का कुकरी शो देखा है? बोला हाँ देखा है। तो आपने उसमें क्या देखा है, जब भी कोई कुकरी शो होता है तो कोई भी शेफ क्या बोलता है, सबसे पहले बोलता है कि आपको खाना बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, ठीक। और सबसे पहले कोई भी कुकिंग 2 स्टेप में बटा होता है। 1, इंग्रेडिएंट्स रेडी करना, राइट, इंग्रेडिएंट्स रेडी करना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। एंड एक बार आपके इंग्रेडिएंट रेडी हो गए, आप उन इंग्रेडिएंट को मिलाकर आप अपना कुकिंग करते हैं। दैट मीन्स एनी कुकिंग इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप। सिमिलरली यहाँ हमारे प्लांट्स भी खाना बना रहे, तो इनका भी खाना बनाने का पूरा प्रोसेस 2 स्टेप में होगा। पहला जिसमें हम इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करेंगे, एंड सेकेंड उस इंग्रेडिएंट को मिलाकर हम खाना बनाएंगे, ठीक है भाई। अब मैं आपको ये फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन करूंगी विद द एग्जाम्पल कि सपोज मुझे अपने घर में आलू गोभी की सब्जी बनानी है, ठीक। अगर मुझे आलू गोभी की सब्जी बनानी है तो आलू आई टेक इट होल, मैं पूरा ले लेती हूँ। आलू को तो मैंने डाइस कर दिया। गोभी का अगर आप फूल देखोगे तो ये इस तरह का होता है, और नीचे इसमें काफी डंठल लगे हुए रहते हैं लाइक दिस। आलू गोभी में मुझे गोभी पूरी नहीं चाहिए, मैं नीचे वाला हिस्सा पूरा काट देती हूँ, हटा देती हूँ, केवल ऊपर वाले हिस्से को लेती हूँ। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं कहूंगी कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर आलू है, क्योंकि पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बनाने में यूज हो रहा है। इसका कार्बन यूज होता है, इसका ऑक्सीजन भी यूज होता है, ठीक। केवल सो ये पूरा यूज हो रहा है, लेकिन वाटर को हम लोग काटते हैं गोभी के जैसे, इसका नीचे वाला हिस्सा हटा देते हैं। ऑक्सीजन हमें नहीं चाहिए, ये ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन के फॉर्म में यूज होगा, केवल इसके हाइड्रोजन की हमें जरूरत है। दैट मीन्स दिस हाइड्रोजन हियर जो मैंने यहाँ क्रॉस करके बनाया है, ये हाइड्रोजन एक्चुअली ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में यूज होता है, ठीक है। तो अगर आप घर पे बनाते हैं आलू गोभी की सब्जी, आप आलू पूरी लेते हैं, गोभी में जो हिस्सा नहीं चाहिए आप हटा देते हैं, जो हिस्सा चाहिए वही रखते हैं। सिमिलरली यहाँ हम कार्बन डाइऑक्साइड पूरा लेंगे, और ये जो हमारी गोभी महाशय है, इस गोभी का हम केवल हाइड्रोजन पार्ट हमें चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए।
तो पहला काम हमें क्या करना है, इंग्रेडिएंट रेडी करने में हमें जो पहला काम ये करना है दैट इज स्प्लिटिंग अप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेकअप। तो हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, hydrolysis, that means breaking up of the water so that the water breaks into hydrogen and oxygen. This oxygen will be released as free oxygen, this oxygen will be released as free oxygen, and this hydrogen will be added to CO2 to form glucose. तो पहला अभी हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी में हमने क्या किया, आलू तो पूरा यूज करेंगे, गोभी को हमें काटने की जरूरत है। ठीक है भाई, चलिए हमारा आलू और गोभी रेडी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, किचन, राइट। किचन में ये खाना बनेगा। तो प्लांट का किचन का नाम क्या है, प्लांट में लीफ में है ना एक किचन पाया जाता है, उस किचन का नाम है क्लोरोप्लास्ट। आपने पढ़ा है सेल चैप्टर में भी, द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज द किचन ऑफ द प्लांट। इस किचन में खाना बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कढ़ाई। कढ़ाई कौन है, क्लोरोफिल नाम की कढ़ाई में। अब आपको कढ़ाई को किस पे आपको चढ़ाना है, आपको इस कढ़ाई को चढ़ाना है ऑन गैस। आपको इसे गैस पे चढ़ाना है, आपको एनर्जी चाहिए, तो यहां पर एनर्जी किससे मिल रहा है, सनलाइट। ठीक, अब इस क्लोरोफिल नाम की कढ़ाई में, सनलाइट नाम के गैस में, जब आप इस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो आपका रिजल्टेंट खाना ग्लूकोज बन जाएगा। दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन देम। सिंपल सी बात है। हम फोटोसिंथेसिस में, प्लांट का कुकरी शो है, फोटोसिंथेसिस वो मैकेनिज्म है जिसमें प्लांट्स अपना खाना ग्लूकोज बनाते हैं। उसके लिए आपको सामग्री की जरूरत है। सबसे पहले इंग्रेडिएंट में 6 कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए एंड वाटर मॉलिक्यूल का केवल ये हाइड्रोजन वाला पार्ट को आप लीजिए। फिर इसको आप क्लोरोफिल नाम की कढ़ाई में और सनलाइट नाम के गैस पर चढ़ा दीजिए। तब ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलकर जो मिश्रण यानी कि खाना तैयार करेगा, उस खाने को हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहते हैं। Is that clear? So वो वाला कुकरी शो और ये जो ऑक्सीजन है एज अ बाई प्रोडक्ट, और इन दोनों का बचा हुआ सामान हाइड्रोजन वाटर बना देगा। ये हमारा मेन सामग्री नहीं है, ये केवल हमारा बाई प्रोडक्ट कहलाता है। Is that clear? So इस तरह से मैंने उनको बताया। They were actually thoroughly impressed and believe me, I got that job as well. ठीक, so that was an impressive answer. अब आपको समझ में आ गया बेसिकली हमें करना क्या है। यानी कि अगर आप, now let us come to the main part. That means the entire process of photosynthesis will be divided into 2 steps. First step will be your preparatory step, जिसमें आप सारे सामान की तैयारी करेंगे। एंड एक बार आपका सामान तैयार हो गया, नेक्स्ट स्टेप विल बी योर एसिमिलेशन स्टेप, जब उस सामान को आप जोड़कर क्या करेंगे, खाना बनाएंगे। ये जो आपका प्रिपरेटरी फेज है, इसी प्रिपरेटरी फेज को हम लोग शॉर्ट में लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, राइट। एंड लेट मी राइट इट, राइट, RKN, लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। और एसिमिलेटरी फेज को हम लोग बायोसिंथेटिक फेज या डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये सारे नाम जब मैं पढ़ाऊंगी, आई विल लेट यू नो। सो दीज आर द 2 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रिपरेटरी फेज वो फेज है जिसमें हम सारी सामग्री को रेडी करेंगे, एंड एसिमिलेटरी फेज वो है जब उस सामग्री की मदद से हम ग्लूकोज बना देंगे। सो प्रिपरेटरी फेज में बेसिकली हम 2 चीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, वो तो पूरा का पूरा यूज होता है। वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है। हाइड्रोलाइसिस मतलब ही है कि पानी को तोड़ना पड़ता है। ये जो वाटर स्प्लिट करता है, इसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है फ्री ऑक्सीजन, एंड ये जो हाइड्रोजन है, नाउ लिसन, ये जो हाइड्रोजन है इसका करे क्या, इस हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड में जोड़ना है। लेकिन करे क्या, हाइड्रोजन गैस है। ठीक, हमने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल लिया, उसको स्प्लिट किया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन तो फ्री ऑक्सीजन बनके स्टोमाटा से निकल जाता है, गैस है, आराम से निकल गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऑक्सीजन चाहिए भी नहीं था। इसीलिए प्लांट्स स्टोमाटा से ऑक्सीजन रिलीज करते हुए बाहर चला गया। भाई हाइड्रोजन भी तो गैस है। अगर इससे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पकड़कर लाएं, तब तक अगर हाइड्रोजन उड़ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उसको ध्यान से सुनिए। मैं ये कह रही हूं, आपने पानी को तोड़ा, वो टूटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन निकल गया, कोई दिक्कत, दोनों ही गैस है। ऑक्सीजन निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हाइड्रोजन निकल गया,
हाइड्रोजन उड़ गया, ठीक, तो हम बाय द टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ कर लाए, अगर हाइड्रोजन निकल गया तो हम कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन को जोड़कर ग्लूकोज कैसे बनाएंगे? हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही पानी को तोड़े हाइड्रोजन निकला, उस हाइड्रोजन को हम लोग एक हाइड्रोजन डोनर को पकड़ा देते हैं, ठीक। हाइड्रोजन नॉट डोनर, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, वैसा मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन को पकड़ता है। ऐसा ही एक पॉपुलर हाइड्रोजन एक्सेप्टर का नाम है NAD मॉलिक्यूल, NAD प्लस या NADP, है ना, या NADP। सो दीज आर सम कॉमन हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स। याद रखना, हम किसको हाइड्रोजन देंगे? जो ईमानदार है, जब जरूरत हो तो मुझे वापस दे दे। आई गिव यू अनदर एग्जांपल। मैंने अपने पॉकेट मनी से मनी सेव कर करके 100 रुपए बचा लिए। अब मैं किसको वो 100 रुपए पकड़ाऊंगी? अपनी मम्मी को कि पापा को? पापा को तो डेफिनेटली मुझे पता है आप सब बोलेंगे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पापा बोलेंगे देखो मैंने तो उसको यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, ये कर दिया, अब ये तुम्हारा पैसा बढ़ेगा, जब तुम 20 साल के हो जाओगे तो तुमको 100 का 1000 रुपया मिलेगा। आपको पता आपके पैसे हाथ से गए। कल आपने अगर कोई एक एक ईयरफोन पसंद किया सपोज 100 रुपीज का, पापा से तो वापस निकलवाना बहुत मुश्किल है, राइट। तो वो एक अच्छे एक्सेप्टर नहीं। आप किसको दोगे? मम्मी को। क्यों? आपने दिया, जिस दिन आप मांगोगे वो आराम से दे देगी, फटाक से, बल्कि हो सकता है 100 का 110 रुपया दे दे। तो हम नॉर्मली अपनी किसी भी चीज किसको सौंपना पसंद करते हैं, देना पसंद करते हैं, जिससे लेना आसान हो। NAD प्लस, NADP प्लस, ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे सेल में जो बड़े अच्छे हाइड्रोजन एक्सेप्टर हैं। जब आप दो तो आराम से ले लेते हैं और जब मांगो तो ये आराम से वापस दे देते हैं, बड़े आराम से रिड्यूस होते हैं। हाइड्रोजन लेना मतलब रिड्यूस होना, और आपको देकर फिर से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो ये जो हमारा वाटर निकला, तो यानी कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं। तो प्रिपरेटरी फेज में कार्बन डाइऑक्साइड में कोई तैयारी नहीं है। वाटर मॉलिक्यूल को हम स्प्लिट करते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकल गया, कोई टेंशन नहीं। इस हाइड्रोजन को हम NADP मॉलिक्यूल को देते हैं, NAD को देते हैं, सच दैट ये NADPH2, ठीक है। NADP, इसको हम लोग NADP भी बोलते हैं, NADP प्लस या NADP, इसको हम लोग NAD भी बोलते हैं। ये हाइड्रोजन लेकर किस में बदल जाएंगे? NADH2 या NADPH2 में बदल जाएंगे, राइट। यानी कि हमारा पहला स्टेप क्या है प्रिपरेशन में? वी नीड टू स्प्लिट द वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन विल बी रिलीज, दिस हाइड्रोजन वी विल गिव टू NADP एंड मेक NADPH2, ताकि हाइड्रोजन उसको हम पकड़ा सके। ये हो गया। थर्ड तैयारी क्या करनी है? नेक्स्ट तैयारी क्या करनी है? देखो, अब हमें और क्या चाहिए? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कोई टेंशन नहीं है, प्लांट के लीफ में ढेर सारा क्लोरोफिल है, कोई टेंशन नहीं है। टेंशन किसका है? सनलाइट का। क्यों? आप कभी भी सनलाइट को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। लिविंग बॉडी सनलाइट को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती। अगर हम डायरेक्ट सनलाइट को यूज कर सकते, ठीक है, तो कितना अच्छा होता। रोज सुबह उठते, धूप में खड़े होकर 1 घंटे चार्ज हो लेते, एनर्जी मिल जाता, फिर पूरे दिन काम करते, ठीक। खाना आना खाने का कोई टेंशन ही नहीं रहता, लाइफ का सारा हेडेक खत्म। सारा चीज किसके पीछे है? खाने के पीछे तो है। खाना कहां से मिलेगा? इसके लिए आप पढ़ रहे हो, इतनी जान दे रहे हो, अपना इतना अच्छा एडोलेसेंट पीरियड बर्बाद कर रहे हो। आई एम जस्ट जोकिंग। दैट मीन्स अगर आपका, मेरा ही कहने का, सन्स का एनर्जी हम डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते। सोलर एनर्जी मेरे बॉडी में एक पर्टिकुलर फॉर्म में ही एनर्जी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और उस एनर्जी को हम कहते हैं ATP। तो हमारा सेकेंड चैलेंज क्या है? इस सनलाइट को ATP में कन्वर्ट करें। to convert sunlight into ATP, only then you can make glucose, right? So मैंने कहा photosynthesis बटा हुआ है into 2 steps. Let me write the name of the steps once again. One is called as the light reaction, इसको preparatory phase भी कहते हैं. The other is called as the dark reaction, जिसको assimilatory phase या biosynthetic phase भी कहते हैं. Light reaction preparatory phase है, जहाँ पर आप खाना बनाने की सारी तैयारी करते हैं, and dark reaction वो है जब उस तैयारी की मदद से आप खाना बनाते हैं. तैयारी के नाम पर हमें 2 काम करना है. पहला, कार्बन डाइऑक्साइड तो एज इट इज यूज हो जाएगा, क्लोरोफिल एज इट इज यूज हो जाएगा, मेरे पास काफी है. केवल इन दोनों पर तैयारी करनी पड़ती है. वाटर को हम स्प्लिट करते हैं, हाइड्रोलिसिस, एंड इससे जो हाइड्रोजन निकलता है उसको NADP को देकर NADPH2 में कन्वर्ट करते हैं, एंड सनलाइट को हम ATP में कन्वर्ट करते हैं, ताकि मेरा बॉडी इस ATP की मदद से, सॉरी नॉट मेरा बॉडी, प्लांट का बॉडी इस ATP की मदद से ये आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना सके. इज दैट क्लियर? सो विद दैट it is absolutely clear. Photosynthesis is divided in 2 steps, light reaction and dark reaction. Light reaction को हम अच्छे से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे. So let us look at this. The photosynthetic process consists of mainly 2 distinct, यानी कि clear cut,
येट क्लोजली रिलेटेड, दोनों रिलेटेड है ना, एक में हम लोग तैयार करते हैं, दूसरे में हम लोग पकाते हैं। सेट्स ऑफ रिएक्शन, द फर्स्ट इज कॉल्ड एज द फोटोकेमिकल फेज और द लाइट रिएक्शन। अच्छा एक बात सुन लो, फर्स्ट फेज को फोटोकेमिकल फेज या लाइट रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट फेज में हमें सनलाइट की जरूरत होती है, क्योंकि लाइट रिएक्शन में ही हम सनलाइट को एटीपी में कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो इस फेज में सनलाइट एसेंशियल है, इसलिए इसको फोटोकेमिकल फेज या लाइट रिएक्शन बोलते हैं। डार्क रिएक्शन जिसको बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं, इसको डार्क रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि डार्क रिएक्शन में हमें डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं होती। डार्क रिएक्शन में हम एटीपी बना चुके होते हैं, हम एटीपी की मदद से ग्लूकोज बनाते हैं। सो अब हमें डायरेक्ट सनलाइट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सो वी कॉल इट एज डार्क रिएक्शन। ठीक, अब एम आपको समझा दे तो अब आ जाते हैं, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज द लाइट रिएक्शन, जिसको हम लोग फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं, जिसको मैंने आपको कहा प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। एम क्या है? इस फेज का दो एम है, मैंने बताया। पहला जो सोलर एनर्जी जिसको क्लोरोफिल, देखो यहां पर दिखा रहा है, ये जो आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है इस थाइलाकॉइड या ग्राना के अंदर, इसने जो लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब किया, इस एनर्जी को हम लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंड साथ साथ हम लोग यहाँ पर जो हाइड्रोजन को स्प्लिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ये जो पानी है ना, इसको भी हम लोग सनलाइट की मदद से ही स्प्लिट करते हैं। इस पानी को हम लोग NADP को देकर NADPH2 में कन्वर्ट करेंगे, राइट। सो सेकेंड इज टू मेक द रिड्यूसिंग पावर इन द फॉर्म ऑफ NADPH2। यहाँ पर ATP एंड NADPH2 को मिलाकर एसिमिलेटरी पावर ऑफ द प्लांट कहते हैं। क्यों? सुनिए, आपको एसिमिलेशन करना है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपको हाइड्रोजन ऐड करना है, और ये हाइड्रोजन कौन देगा? आपका NADPH2 देगा, राइट। तो ये NADPH2 एंड ATP जो आपका बना, दैट मींस इन प्लेस ऑफ सनलाइट आपने अभी ATP का इस्तेमाल किया, तब जाकर आपका डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनेगा। तो इन दोनों को हम लोग एसिमिलेटरी पावर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों जो आपके लाइट रिएक्शन में बने, ये दोनों आपका एसिमिलेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज में काम आएंगे। इसके अलावा आपका लाइट रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड द ऑक्सीजन जो बना, ठीक, ये ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट है, ये केवल पानी के टूटने से बाई प्रोडक्ट है, लेकिन ये मेरा मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज बनाने के लिए हमें वाटर का ऑक्सीजन एंड सनलाइट का एटीपी, ये दो तैयारी हमने लाइट रिएक्शन में की है, इसीलिए इन दोनों को हम कहते हैं एसिमिलेटरी पावर। यहाँ ऑक्सीजन भी लाइट रिएक्शन में ही बनता है, राइट, बट दिस इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट। ऑक्सीजन, एक बात बता रहे हैं, एक्चुअली हम क्या बता रहे, लाइट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या है? लाइट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट है हाइड्रोजन इज एडेड टू NADP टू फॉर्म NADPH2। सेकेंड इसका बाई प्रोडक्ट क्या है? द सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू ATP। एंड थर्ड बाई प्रोडक्ट क्या है? जब हम वाटर को तोड़ते हैं तो आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो याद रखना, लाइट रिएक्शन के 3 बाई प्रोडक्ट है, इन 3 बाई प्रोडक्ट में से केवल इन दोनों बाई प्रोडक्ट को हम एसिमिलेटरी पावर कहते हैं, क्योंकि ये दोनों को हम यूज करते हैं ग्लूकोज बनाने में डार्क रिएक्शन में। इसको हम एसिमिलेटरी पावर नहीं कहते, ये तो जस्ट एक बाई प्रोडक्ट है जो एयर में आपका रिलीज हो जाता है, ठीक। सो दीज आर द 2 स्टेप्स। अब अगला सवाल उठता है, लाइट रिएक्शन कहां होता है? अगर आप एक क्लोरोप्लास्ट को गौर से देखेंगे, दीज आर योर थाइलाकॉइड्स एंड मेनी थाइलाकॉइड, बहुत सारे थाइलाकॉइड मिलकर आपका क्या बनाते हैं? ग्राना। तो इस ग्राना में एक्चुअली जो इसका यूनिट है थाइलाकॉइड, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, ये जो थाइलाकॉइड है, अगर मैं एक थाइलाकॉइड को ऐसे बना दूं, आपका इस थाइलाकॉइड में आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाया जाता है, जो बेसिकली सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी कि पहले एटीपी फिर ग्लूकोज बनाने में मदद करता है। दैट मींस दिस टेक्स प्लेस इन द थाइलाकॉइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट बिकॉज द थाइलाकॉइड दे कंटेन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। हो गया। तो लाइट रिएक्शन होता है इसमें एंड डार्क रिएक्शन होता है इन द स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन अकर्स इन द स्ट्रोमा पार्ट, ये आपका दिखा रहा है केल्विन साइकिल जो स्ट्रोमा में आपका होता है, ठीक। लाइट रिएक्शन का 2 एम है, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP। एंड सेकेंड, दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो आपको ये समझ में आ गया व्हाट इज द साइट एंड व्हाट आर द मेजर स्टेप्स जो इन्वॉल्व है इन द लाइट रिएक्शन। अब आ जाते हैं, ये जो इसमें ATP बनता है और NADPH2 बनता है, ये जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। सुन लीजिए, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फो
फोस्फोराइलेशन। देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है, द प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस and reduction of NADP to NADPH2. This occurs in the chloroplast in the thylakoid by a process called as photophosphorylation. आप मुझसे पूछ सकते हैं मैम इतना बड़ा नाम फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये इतना बड़ा नाम कैसे याद करें? मतलब समझ जाओ, अपने आप याद कर लोगे। फोटो मीन्स यहाँ पर सनलाइट की मदद से एटीपी बनता है। कैसे बनता है? बाय फॉस्फोराइलेशन, मतलब एडीपी में जब फॉस्फेट ऐड होता है तो एटीपी बनता है। एडिशन ऑफ फॉस्फेट को कहा जाता है फॉस्फोराइलेशन। एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू अ मॉलिक्यूल को कहा जाता है फॉस्फोराइलेशन। तो सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर एडीपी में फॉस्फेट जुड़ता है, जिसकी मदद से ये सनलाइट की एनर्जी से, with the help of the energy from the sunlight, this ADP joins one phosphate molecule to form ATP, और इसी ATP में जो ये टर्मिनल फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, इसी में एक्चुअली एनर्जी प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको बता दूं, ये आपका बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में पढ़ाया था, ये हमारा शुगर है, यहाँ आपका बेस है और यहाँ फॉस्फेट है। यहाँ बेस है एडिनिन, ठीक, द बेस हियर इज एडिनिन। अब इस एडिनिन में जब ये होता है एएमपी, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, जब इसमें दो फॉस्फेट अटैच हो जाता है, दिस इज एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और जब इसमें तीन फॉस्फोरस अटैच हो जाता है, इसको कहते हैं एटीपी, राइट। ये जो टर्मिनल टू फॉस्फेट है ना बेटा, ये जो दोनों बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड में एनर्जी है, और ये एनर्जी आता कहाँ है? मैंने कहा ना, ये सनलाइट के एनर्जी को हम यहाँ ट्रैप करते हैं, जिसकी मदद से हम दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर सनलाइट के एनर्जी से हम फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं, यानी कि एडीपी में फॉस्फेट जोड़ रहे हैं टू फॉर्म एटीपी। सो वी कॉल इट एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आ जाते हैं, ये फोटोफॉस्फोराइलेशन दो तरह का होता है, एक होता है नॉन साइक्लिक, एक होता है साइक्लिक। ये दोनों क्या है मैं आपको पहले बता दूं, देन आई विल टेल यू वंस अगेन। सो मैं आपको बताऊं, दिस इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये दो तरह का होता है, एक होता है नॉन साइक्लिक, हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल में। वन इज नॉन साइक्लिक एंड द अदर इज साइक्लिक। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, बाद में आपको याद हो जाएगा। जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसमें दोनों चीज बनता है, दैट इज NADPH2 एंड ATP, दोनों का प्रोडक्शन होता है, राइट, ATP। जबकि जो साइक्लिक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, उसमें केवल ATP बनता है, यहाँ NADPH2 नहीं बनता। वही लिखा है, while the reduction of NADP to NADH2 occurs only in non-cyclic, only non-cyclic में NADPH2 बनता है, ठीक। साइक्लिक में एंड नॉन साइक्लिक में जो कॉमन चीज बनता है, दैट इज योर ATP। इज दैट क्लियर? जब आपको ये समझ में आ गया कि लाइट रिएक्शन में करना क्या है, लाइट रिएक्शन में हमें एसिमिलेटरी पावर यानी कि NADPH2 एंड ATP को जनरेट करना है, और इसको जनरेट करने का प्रोसेस क्या है? फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो दो तरह का है, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। तो हम लोग पहले नॉन साइक्लिक में दोनों बनता है, साइक्लिक में एक ही बनता है। तो अब करना क्या है, चलिए एक एक करके ये दोनों जो प्रोसेस है, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसको पढ़ लेते हैं। तो जस्ट गो थ्रू दिस। यहाँ लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ATP फॉर्मेशन फ्रॉम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्योंकि यहाँ पर ATP कैसे बनता है, अभी मैंने बताया, ATP बनता है बाय एडिशन ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल, बनता है 2 ADP, ठीक। दिस शुड बी ADP प्लस phosphate will form ATP. So in presence of sunlight, ये sunlight के presence में phosphorylation होता है ADP का into ATP, इसलिए इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये दो तरह का होता है, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, दैट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। सो हियर वी बिगिन विद नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, पहले मैं पूरा आपको प्रोसेस समझा दूं, उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा हम कर क्या रहे हैं। याद है मैंने आपको पिछले लेक्चर में दो तरह के फोटो सिस्टम के बारे में बताया था, फोटो सिस्टम 1 एंड 2। फोटो सिस्टम के बीच में क्या है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। और आपको पता है केवल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उससे केमिकल एनर्जी यानी कि ATP बना सकते हैं। बाद में ATP से ग्लूकोज बनेगा। ओनली क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कैन मेक इट। तो अब पहले तो आपको क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कैसे सोलर एनर्जी से ATP बना रहा है। तो आपको पता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहाँ पाया जाता है? इन फोटो सिस्टम।
आपको पता है दिस इज फाउंड इन फोटो सिस्टम, और ये फोटो सिस्टम दो तरह का है, दिस इज योर फोटो सिस्टम 2 और एक है फोटो सिस्टम 1। आपको पता है फोटो सिस्टम 2 के सेंटर में पाया जाता है क्लोरोफिल ए 680, ठीक है, एंड फोटो सिस्टम 1 के सेंटर में पाया जाता है क्लोरोफिल ए 700। तो दो तरह की क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरोफिल ए 680 700, दोनों ही सोलर एनर्जी को पकड़कर केमिकल एनर्जी यानी कि एटीपी बना सकते हैं। इस प्रोसेस में हम लोग सोलर एनर्जी की मदद से ही पानी को भी तोड़ेंगे, राइट, पानी को भी तोड़ेंगे और इसका ऑक्सीजन तो निकल जाएगा एंड इस हाइड्रोजन को हम पकड़कर NADP को देंगे ताकि वो NADPH2 या NADPH+ जो भी है इसमें आपका कन्वर्ट होगा। हो गया? नाउ लुक एट दिस, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। व्हाट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? ये नॉर्मल प्रोसेस है फॉस्फोराइलेशन में, जिसमें आपका वाटर से जो हाइड्रोजन निकलता है उसको हम NADP को देते हैं, ठीक। तो इसका स्टेप क्या है? द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ नॉन साइक्लिक इज इनिशिएटेड, यहां से इनिशिएट होता है। मैं एक एक करके आपको पूरा स्टेप बता देती हूँ। सो लेट मी शो इट फ्रॉम दिस डायग्राम, उसके बाद हम आपको एक और डायग्राम से बताएंगे। सबसे पहले ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड है, यहाँ थाइलाकॉइड में दोनों फोटो सिस्टम है, दिस इज फोटो सिस्टम 2, दिस इज फोटो सिस्टम 1। दोनों के सेंटर में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाया जाता है, यहाँ है क्लोरोफिल ए 680, यहाँ है क्लोरोफिल ए 700। दोनों सोलर एनर्जी को रिसीव करेंगे, ठीक है। सो व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन दिस फोटो सिस्टम 2, पहले फोटो सिस्टम 2 पे फाइट करेगा, क्यों? क्योंकि सन का जो लाइट है, विजिबल लाइट है, ये आपका 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो 680 नैनोमीटर वाला लाइट पहले अर्थ पे गिरेगा, थोड़े सेकंड के बाद 700 नैनोमीटर वाला गिरेगा। तो व्हेन विजिबल लाइट का 680 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ है, व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन व्हाट? व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन फोटो सिस्टम, इसको क्या नाम बताया मैंने? व्हेन इट फॉल्स ऑन फोटो सिस्टम 2, ठीक है, दिस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल विल रिलीज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे जैसे ही सनलाइट गिरेगा, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, राइट, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एंड जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एक प्राइमरी एक्सेप्टर जिसका नाम है फियोफाइटी। दिस इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा समझो। ये मेरा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड में आपके फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 2 and 1। फोटो सिस्टम 2 के बीच में कौन है? क्लोरोफिल ए 680। सनलाइट पड़ा प्लांट पे पड़ा, तो पहले कौन सा वेवलेंथ का लाइट फॉल किया? 680। जैसे ही क्लोरोफिल ए 680 पर सनलाइट पड़ेगा, इट विल रिलीज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करेगा, ये खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, राइट, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड ये इलेक्ट्रॉन को तुरंत एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा। उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम है फियोफाइटी। इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि अगर आपके बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे तो पूरा प्रोसेस गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, राइट, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कभी किसी मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर उसको रिड्यूस करेंगे, फिर कभी किसी को करेंगे, आपकी बॉडी का पूरा मेटाबॉलिक फेलियर हो जाएगा, ठीक। तो जैसे ही आपके क्लोरोफिल पर क्या गिरा? सनलाइट, उसने क्या रिलीज किया? अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस इलेक्ट्रॉन को हम खाली नहीं रहने देंगे, क्योंकि खाली इलेक्ट्रॉन इज अ शैतान का दिमाग। आई गिव यू एन एग्जांपल। मेरे घर पे कुछ गेस्ट आए, उनका एक बहुत छोटा सा बच्चा है और बहुत चंचल है, इतना कि क्या करता है, आया कभी ड्रेसिंग टेबल खींच लिया, ड्रेसिंग टेबल का सारा सामान नीचे फेंक दिया। अब इससे पहले हम उसको सजाते हो मेरे टेबल पे गया, रीडिंग टेबल सारे बुक्स फेंक दिया। अभी मैं बुक्स को सजाऊं नहीं कि किचन में गया, सारी क्रॉकरी फेंक दिया। बाप रे, अगर इतना शैतान बच्चा, इतना चंचल बच्चा है, अगर उसको रोका नहीं गया तो वो तो 1 घंटे में पूरे घर में तबाही मचा के चला जाएगा। ऐसा ही शैतान बच्चा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कभी किसी मॉलिक्यूल को रिड्यूस करेगा, कभी किसी को। इस बच्चे को एंगेज करना जरूरी है। हमने क्या किया? बच्चे को मोबाइल दे दिया, बेटा बैठ के दिया, ऐसे वो अपना टॉम एंड जेरी देख रहा है, चुपचाप से बैठा है। सिमिलर यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हुआ, इसको तुरंत हमने किसको दे दिया? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसका नाम क्या? फियोफाइटी।
थियोफाइटीन ने इलेक्ट्रॉन ले तो लिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, थियोफाइटीन ने जैसे इलेक्ट्रॉन लिया वो खुद रिड्यूस हो गया, और कोई भी मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड होना नहीं चाहता, ठीक, इट विल क्या चाहेगा, हम फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। तो दिस थियोफाइटीन विल अगेन देन रिलीज द इलेक्ट्रॉन, और इसको वो देगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसका नाम है प्लास्टोक्विनॉन। एज अ रिजल्ट ये खुद फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड प्लास्टोक्विनॉन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। प्लास्टोक्विनॉन भी रिड्यूस नहीं होना चाहता, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, खुद वापस ऑक्सीडाइज हो गया। अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। ये भी रिड्यूस नहीं होना चाहता, इसने किसको दे दिया, प्लास्टोसाइनिन को दे दिया, खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया। इस तरह से एक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं जो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल। एग्जांपल ये समझो, मेरे पास, अच्छा, हर स्टेप में जब वो इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, राइट, एनर्जी रिलीज हो रहा है। व्हाई? क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस इट्स फॉर्म। तो यहां पर क्या है, सोलर एनर्जी सबसे पहले आया, मैं कलर चेंज कर लूं, यहां सोलर एनर्जी किस पे गिरा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकला, तो सोलर एनर्जी कहां ट्रांसफर हो गया, इनटू द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज्ड हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, दिस इलेक्ट्रॉन नाउ पासेस फ्रॉम थियोफाइटीन टू प्लास्टोक्विनॉन, फिर प्लास्टोक्विनॉन अपना इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स अपना इलेक्ट्रॉन देता है प्लास्टोसाइनिन। ये कैसा है, एनर्जी रिच है। हर स्टेप में ये थोड़ा थोड़ा एनर्जी लूज करता है, हर स्टेप में ये थोड़ा थोड़ा एनर्जी लूज करता है। मेरी बात को ऐसे ध्यान से सुनो, एक बॉल है, एक लोहे का समझो बॉल है, मैंने क्या किया, उस बॉल पे किनारे पर जोर से ऐसे हथौड़ा मारा, जैसे हथौड़ा मारा तो बॉल जंप कर जाएगा। तो मेरा जो एनर्जी था बॉल को मारने का, दैट एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से बॉल उछला एंड बॉल गर्म हो गया। जोर से मारा ना तो बॉल गर्म हो गया। तो जो मेरा एनर्जी है समझो ये सोलर एनर्जी है, उसकी मदद से काइनेटिक एनर्जी हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकला एंड साथ में वो बॉल गर्म हो गया। जैसी बॉल उछला, सपोज इस बच्चे ने इस बॉल को पकड़ा, जैसे उसने पकड़ा तो उसको क्या लगा, गर्म लगा, उसने दूसरे, तो ये बच्चा यहां पर कौन हो गया, बॉल एक्सेप्टर। बॉल उछला, आपने उसको पकड़ा, अब बॉल एक्सेप्टर है। सिमिलरली यहां पर यहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम क्या है, थियोफाइटीन। ठीक है, ये बच्चे को गर्म लगा, उसने फिर दूसरे बच्चे को दे दिया, ठीक है, खुद क्या हो गया, फिर से रिलैक्स, अभी दूसरा बच्चा परेशान, फिर उसने तीसरे को दे दिया। अब अगर आप बॉल पास करेंगे, बाय द टाइम वो 10वें बच्चे के पास जाएगा, ऑब्वियस है बॉल ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हर स्टेप में क्या हो रहा है, थोड़ा सा हीट रिलीज हो रहा है। वैसे ही यहां पर देखो, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उस पे सनलाइट पड़ा, उस एनर्जी से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज्ड है, जिसको लिया थियोफाइटीन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तब ये पास किया प्लास्टोक्विनॉन, फिर से ऑक्सीडाइज हो गया प्लास्टोक्विनॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, लाइक दिस। हर स्टेप में एनर्जी रिलीज होता है, ठीक, बट एक स्टेप में जब ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से जा रहा होता है, उस स्टेप में इस एनर्जी से हम एटीपी बनाते हैं। फाइनली मेरा पहला काम एटीपी बनाना आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। द P60 जो है, इट बिकम्स एक्साइटेड बाय अब्सॉर्बिंग लाइट, जैसे ये लाइट अब्सॉर्ब करता है एक्साइटेड हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जिसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थियोफाइटीन लेता है। थियोफाइटीन इलेक्ट्रॉन को पास करता है डाउनहिल। हम डाउनहिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर स्टेप पे एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी का स्टेट दिखा रहा है, इसमें एनर्जी इतना है, इसमें इतना, इतना, इतना। दिस जनरेट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट हम बाद में पढ़ाएंगे केमियोस्मोटिक थ्योरी में, ठीक। एंड दिस इज एक्चुअली पास फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू अनदर, जबकि अल्टीमेटली हम इसको कहां पास कर देंगे, टू प्लास्टोसाइनिन। इस पूरे स्टेप में जो एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी से हमने अपना पहला काम कर लिया, दैट इज एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। हमारा पहला काम एटीपी सिंथेसिस हो गया। अभी क्या बनाना है, पानी को तो अभी हमने स्प्लिट ही नहीं किया, इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और जिससे हम NADPH2 बनाएंगे। तो ये कैसे बनाते हैं, लेट अस सी इन माय नेक्स्ट स्लाइड। ये मेरा एक हैंडमेड डायग्राम है, बहुत अच्छा है, जस्ट सी दिस।
इसमें मैंने क्या देखा है, when solar energy it falls on photosystem 680, यहाँ का जो क्लोरोफिल है it releases a pair of electrons। आप देख रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को जो सबसे पहला एक्सेप्टर लिया उसका नाम है फियोफाइटीन। फियोफाइटीन इलेक्ट्रॉन रिसीव करने से रिड्यूस्ड हो गया, इसने पास किया प्लास्टोक्विनोन को, प्लास्टोक्विनोन ने किया साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एक्चुअली दो तरह के साइटोक्रोम का बना हुआ है, साइटोक्रोम B3 एंड साइटोक्रोम F। ठीक, फिर इसने पास किया प्लास्टोसाइनिन को। इस स्टेप में जो एनर्जी निकला उस एनर्जी की मदद से हमने एटीपी बनाया। ये बताया था मैंने, ये डायग्राम फिर से बता दिया। अब सुनो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है, अच्छा वो बताएंगे, तब तक क्या हो गया, 700 वेवलेंथ का लाइट किस पे पड़ा, फोटो सिस्टम 1 पर। आपको पता है ना, मैं ये सनलाइट आ रहा है, सनलाइट इज कमिंग, तो विजिबल लाइट किसका बना, अभी तो मैंने बताया 700 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। तो कौन सा वेवलेंथ पहले पहुंचेगा, 680, कुछ सेकंड के बाद ना पहुंचेगा 700, कुछ सेकंड के बाद पहुंचेगा। तो जब 680 पे पड़ा, उसने जब तक इतना काम किया तब तक 700 वेवलेंथ का सनलाइट पहुंच गया एंड फोटो सिस्टम 1 पर फॉल किया। एंड यहां पर जो क्लोरोफिल ए है ना 700 है, उसने भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। इसके इलेक्ट्रॉन को भी एक एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया। द नेम ऑफ द एक्सेप्टर वी आर स्टिल नॉट श्योर, इसलिए इसका हम नाम लिखते नहीं है। इसका तो एक्सेप्टर का नाम हमें पता है फियोफाइटीन, उसका हमें भी श्योर नहीं, इसलिए उस एक्सेप्टर का हम नाम लिखते नहीं है। अब देखो इस पूरे प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम समझ लो, सॉल्यूशन आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, इसका हमने एक पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है और इसका भी हमने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एक पेयर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जैसे उसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक, और किसी भी लीफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोरोफिल ही तो है। क्लोरोफिल ही ना ग्लूकोज बनाता है। अगर क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाए, क्लोरोफिल कम हो जाए, अगर एक फोटोसिंथेसिस में दो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नष्ट हो जाए तो क्या होगा, बड़ा महंगा पड़ेगा यार। With every photosynthesis अगर 2 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बेकार हो गया, so this will be a very expensive process। पता चलेगा जितना एटीपी है ना हमने बनाया नहीं, उससे ज्यादा एटीपी खर्च हो गया नए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बनाने के लिए। फिर 2 एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल ये है, मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक, मैं अपनी गाड़ी से यहां से सपोज स्कूल जा रही थी, बीच रास्ते में मेरे गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया। तो जैसे ही पंचर हो गया अब तो गाड़ी चलेगी नहीं, अब करें क्या। ठीक, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है, गाड़ी हटा दे फिर नई गाड़ी खरीद ले, ठीक, और दूसरा ऑप्शन क्या है, चक्का को बनवा ले। अगर हम गाड़ी को हटा देते हैं, सो एक्सपेंसिव, अगर हर बार स्कूल जाने तक बीच में गाड़ी पंचर हो जाए, एक नई गाड़ी खरीदेंगे तो उससे तो सस्ता पड़ेगा, हम ऑटो से चले जाएं। इज इट नॉट। अगर हर बार हम गाड़ी खरीदते हैं तो बेटर क्या होगा, हम उसके चक्का को बना ले रादर देन गाड़ी ही बदल लें। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देते हैं, हम खाना बनाते घर पे, खाने को हम बनाते कढ़ाई में हम सब्जी बनाते हैं। जब खाने को सब्जी में जब सब्जी को हमने कढ़ाई में बनाया तो हर बार जब हम सब्जी बनाते हैं तो कढ़ाई हमारी काली हो जाती, खराब हो जाती है। ऑब्वियसली अब उस गंदी कढ़ाई में आप दोबारा सब्जी नहीं बना सकते क्योंकि सब्जी खराब हो जाएगी। तो आप करें क्या, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है, आप कढ़ाई फेंक दो, एक और कढ़ाई ले आओ फिर खाना बनाने के लिए। भैया ऐसे हर बार सब्जी बनाने में अगर हम कढ़ाई फेंकने लगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, उससे तो सस्ती पड़ेगी भैया होटल से ले आओ खाना। दूसरी क्या है, कढ़ाई को साफ कर लो। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से केवल एक पेयर इलेक्ट्रॉन का निकला है, दोनों का इलेक्ट्रॉन निकला, बस 2 ऑप्शन है, या तो इस क्लोरोफिल को हटा लो, नया क्लोरोफिल हर बार लाओ, बहुत महंगी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको रिपेयर कर लो, गाड़ी का पंचर बनवा लो, कढ़ाई को धो लो, वो ज्यादा सस्ती पड़ेगी। तो अब हमारे पास भी प्रॉब्लम क्या है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर खराब हो गया है बाय रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका भी रिलीज हो गया है, इसके इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं से हमें कंपनसेट करना पड़ेगा ताकि ये क्लोरोफिल दोबारा फोटोसिंथेसिस में काम आ सके। तो ये इलेक्ट्रॉन हम लाते कहां से, तो नाउ लिसन, ये जो प्लास्टोसाइनिन पर जब इलेक्ट्रॉन आया, मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल ए 680, यहां पर तो है आपका क्लोरोफिल ए 680। जब क्लोरोफिल ए 680 ने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, इट वेंट थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। आपको हर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम नहीं याद रखना है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। इट वाज फर्स्ट का नाम याद रखना फियोफाइटीन and last का नाम रखना प्लास्टोक्विनोन। It went through a series of electron acceptors. At every step energy was released and at one step this energy was used to make ATP. Finally मेरा ATP बन गया। फाइनल इलेक्ट्रॉन किसके पास आया, प्लास्टोसाइनिन। अब बेचारा प्लास्टोसाइनिन भी किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, क्यों, मैंने बोला ना
कोई भी मॉलिक्यूल लंबे समय तक इलेक्ट्रॉन नहीं रखना चाहता, रिड्यूस्ड नहीं रहना चाहता, वो चाहता है हम दे दे और ऑक्सीडाइज हो जाए, बट इसका तो कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला ही नहीं है। फिर देखो एग्जाम्पल ये है कि मेरे पॉकेट में पैसे भरे हुए, मैं 500 रुपये लेकर बाहर निकली, ठीक, मैंने अपनी एक फ्रेंड से मिला, जैसे मैं फ्रेंड से मिली, मैं चल चाय पीते, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चाय समोसा सब चला, लेकिन जब चाय समोसा चला तो मेरा पैसा क्या हो गया, मे बी 400 रुपये से अब 300 रुपया हो गया, ठीक है। फिर एक और दोस्त मिले, उसने कहा चल कुछ पिज्जा चाउमीन खाते, वेरी गुड, मेरे पैसे 300 से कितने हो गए, से 100 रुपया हो गया। फिर हमारे को थर्ड फ्रेंड मिली, बोली क्या करना है, मैंने कहा चल ना थोड़ा घूम के आते हैं, क्या करेंगे, तो चल मैं तुम्हें कुछ आइसक्रीम खिलाती हूँ। देखिए जब तक फ्रेंड पे पैसे खर्च करेंगे आपको दोस्त मिलते रहेंगे, ठीक है। उसको आइसक्रीम खिलाया, आइसक्रीम खिलाने के बाद पॉकेट हो गया खाली, जैसे ही पैकेट खाली हो गया चौथे दोस्त से मिला, मैंने बोला चल ना थोड़ी देर मेरे साथ टाइम स्पेंड कर, उसने बोला क्या खिलाओगे, मैंने बोला मेरे पास कुछ पैसे नहीं बचे, नहीं मुझे आज बहुत काम है घर पे मैं जा रहा हूँ। खाली पॉकेट को कोई पसंद नहीं करता। यहां पर तो एनर्जी थी, जब थियोफाइटीन ने प्लास्टोक्विनोन को इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी, जब इसने दिया साइटोक्रोम B3 को तो एनर्जी थी, लेकिन जब तक हम प्लास्टोसाइनिन पर पहुंचे एनर्जी खत्म। तो बेचारे प्लास्टोसाइनिन से कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला ही नहीं है, तो करे क्या बेचारा, चाहता हम इलेक्ट्रॉन दे दे, कोई भी रिड्यूस होना नहीं चाहता। तो इसका सेवियर बनकर आता है फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना, बेचारा खुद ही दुखी था कि मेरा इलेक्ट्रॉन चला गया, मेरा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर खत्म हो गया, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है, राइट। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इस तरह से इसका तो इलेक्ट्रॉन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, प्लास्टोसाइनिन का भी सॉल्व हो गया, बेचारे के इलेक्ट्रॉन उसके पीछा छोड़ा, और इसका भी सॉल्व हो गया कि इसका जो इलेक्ट्रॉन निकला था इसको मिल गया, इसका पंचर रिपेयर हो गया, अब ये क्लोरोफिल दोबारा काम आ सकता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम, अच्छा इसका मैं पहले सीरीज बता दूं, इसने एक्सेप्टर को लिया, फिर ये इलेक्ट्रॉन किसको देता है, फेरेडॉक्सिन, तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, और फेरेडॉक्सिन देता है NADP को, ठीक है, NADP को देता, वहां का बता दिया। अब यहां पर आओ, बेचारा क्लोरोफिल A680 अभी दुखी है कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन निकला मैं कहां से लूं, तभी हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, थोड़ा सा क्लटर्ड हो गया है इसलिए एक बार सबको हटा देते हैं। यहां पर देखो, यहां पर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, पहले तो हमने सनलाइट की मदद से क्या किया था, इस पे पड़ा, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इसी सनलाइट की मदद से हम वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल किस में टूटेगा, ऑब्वियसली आप यहां पर देखो, वाटर टूटेगा इनटू हाइड्रोजन, देखो H2 है, 2 हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कोई दिक्कत नहीं, ये गैस बन के निकल जाएगा, ठीक। हाइड्रोजन फिर किस में टूटेगा, आपको पता है हाइड्रोजन बना हुआ है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो 2H प्लस, ठीक, एंड ये किसका बना है, 2 इलेक्ट्रॉन, आपको पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का बना है, ठीक है। सो वाटर इज स्प्लिट इनटू किसमें, इनटू हाफ ऑक्सीजन, ये यहां पर बना हुआ है, प्लस इनटू हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन किस में टूटेगा, 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हम इसको दे देंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला ये हम इसको दे देंगे, तो इसका काम हो गया। और ये जो प्रोटॉन बचा, ये इस प्रोटॉन और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर हाइड्रोजन बनाता है, जिस हाइड्रोजन को NADP कन्वर्ट करता है इनटू NADPH2, या यहां पर लिखा हुआ है NADPH। Is that clear? So this way आपका ATP भी बन गया एंड NADPH2 भी बन गया, हो गया। एक बार इस पूरे रिएक्शन को हम लोग फिर से देख लेते हैं, सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे। सो मैंने पहले कहा, when sunlight falls on photosystem 2 it releases a pair of electron, पहले इलेक्ट्रॉन लेता है एक थियोफाइटीन, from थियोफाइटीन the electron is passed through a series of electron acceptors and one of the step that is at cytochrome complex, B3 and F को मिलाकर हम cytochrome complex बोलते हैं, the energy release is used to synthesize ATP, ठीक। In the meantime sunlight falls on photosystem 1, it also releases a pair of electron, this electron then passes to ferredoxine and then the electron passes to NADP, ठीक। अब ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे देता है। इन द मीन टाइम सनलाइट की मदद से वाटर टूटता है इनटू किसमें, इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन स्प्लिट करता है इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हम इसको दे देते हैं, और ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, यहां जो आपका इलेक्ट्रॉन बच गया, आपको पता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मिलकर क्या बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन, ये मिलकर क्या बनाएगा, दिस विल फॉर्म हाइड्रोजन,
क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का बना है. दिस हाइड्रोजन विल ऐड टू NADP एंड दिस विल फॉर्म NADPH2 या NADPH यहां लिखा है. इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में दूंगी. इस तरह से हमारा दोनों एसिमिलेटरी पावर फर्स्ट ATP एंड सेकेंड NADPH2 बन गया. सो नाउ लेट अस सी दिस विद द हेल्प ऑफ दिस PPT. द इलेक्ट्रॉन डेफिसिट Pa680 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है. ठीक, ये वाटर मॉलिक्यूल बनाता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. साइमल्टेनियसली जो P700 है ये भी रिलीज करता अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया ये रिस्टोर होता है बाय प्लास्टोसाइनिन. ठीक, एंड देन ये पास करता है अननोन एक्सेप्टर से ये जाएगा टू फेरेडॉक्सिन. द लाइट डिपेंडेंट, अब लाइट डिपेंडेंट जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ है इसको हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस. यहाँ पर वाटर का स्प्लिट लाइट की मदद से हुआ है, इसलिए ये स्प्लिटिंग अप ऑफ द वाटर टू फॉर्म ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन अल्टीमेटली ब्रेकिंग टू प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन. दिस इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस. ठीक, फोटोलाइसिस में 3 आयन की जरूरत होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन. ये जो वाटर मॉलिक्यूल टूटता है into hydrogen and half oxygen, this takes place with the help of sunlight. इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस. एंड इस रिएक्शन को करने के लिए हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है 3 आयन की. वन इज कॉल्ड एज कैल्शियम आयन, द सेकेंड इज कॉल्ड एज मैंगनीज आयन एंड द थर्ड इज योर क्लोरीन आयन. इन तीनों की मदद से ये होता है और ये स्टेप को हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट की मदद से वाटर मॉलिक्यूल आपका स्प्लिट कर रहा है. ठीक है ना, इसकी मदद से ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट P680 है ये अपने लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स को कहां से लेता है, वाटर मॉलिक्यूल से लेता है. फेरेडॉक्सिन अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन किसको पास करेगा, NADP. ये NADP बनाएगा NADPH2. कैसे, बाय यूजिंग प्रोटॉन्स कहां से, which was released during the photolysis of water. ये NADPH2 thus becomes a reducing agent and ये NADPH2 बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को, इसके पास तो हाइड्रोजन है ना, तो ये अब नाउ becomes a good reducing agent. ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या बनाता है, ग्लूकोज आपका बनाता है. ठीक है, सो इट मेक्स कार्बोहाइड्रेट और द ग्लूकोज. ठीक, द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ P700, इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कौन कंपनसेट करता है, बाय इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटोसिस्टम 2. फोटोसिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन हम इसको देते हैं और इसका इलेक्ट्रॉन हम NADP को देते हैं NADPH2 बनाने के लिए, और इसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग किससे लेते हैं, वाटर से लेते हैं. इसीलिए इसको हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं. नॉन साइक्लिक क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉन है आप देखो, इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिला, इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिला, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास नहीं आया, इसका इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास नहीं आया. सो इट इज नॉन साइक्लिक. साइक्लिक मतलब मैंने दिया, घूम फिरकर मेरे पास आ गया. यहाँ पर वाटर का इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है, इसका इलेक्ट्रॉन P700 को मिलता है एंड P700 का इलेक्ट्रॉन NADP को मिलता है टू फॉर्म NADPH2. सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिसाइकल्ड, मेरे से गया, मेरा जो इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ वो घूम फिरकर फिर मुझे मिल जाता, तो हम कहते हैं साइक्लिक. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दे हैव अ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, ये कभी भी अपने सोर्स को वापस नहीं आते, सो वी कॉल इट एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. फोटो क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में हम ATP बना रहे हैं एंड NADPH2 बना रहे हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन, एंड यहाँ इलेक्ट्रॉन लौट के नहीं आता, सो इट इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक. दस ATP, NADPH2 एंड ऑक्सीजन बनता है लाइट रिएक्शन में. आप देख सकते हैं दिस इज ऑक्सीजन. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. इसको हम बना लेते हैं, आई विल मेक इट रेड. सो यहाँ 3 चीज बना, वन वाज ऑक्सीजन, सेकेंड वाज ATP एंड थर्ड वाज NADPH2. 3 चीज बना जिसमें से ATP एंड NADPH2 को हम कहते हैं एसिमिलेटरी पावर, क्योंकि इसको डार्क रिएक्शन में यूज किया जाएगा फॉर मेकिंग ग्लूकोज. ठीक, एंड जिसमें से NADPH2 अलोन को हम रिड्यूसिंग पावर बोलते हैं, क्योंकि NADPH2 का हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने वाला है. इज दैट क्लियर? सो विद दैट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हैज कम टू एन एंड. अब 2 टॉपिक बचा है आपका लाइट रिएक्शन में. वन इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड द अदर इज केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी. ठीक, ये दोनों क्या है, क्या यूज है, क्या इंटेंशन है, विल नो in the part 2 of this lecture.